लो मैं शुरू कर रहा हूँ। इश्यूज फ्रेम हो गए, मतलब ट्रायल शुरू हो गया। अब ये आगे के सारे जो भी ऑर्डर्स हैं वो ये ट्रायल से रिलेटेड है। अब ये 16 में देख लो, समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, कि जो विटनेस हैं, गवाह हैं, उनको समन किया जाएगा कि आओ और आके गवाही दो। उनको किस तरीके से बुलाया जाएगा, वो सारा कुछ इस ऑर्डर में बताया गया। फिर उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है एडजर्नमेंट्स के से रिलेटेड, कि कोर्ट एडजर्न कर सकती है टाइम टू टाइम। वो जो पेशियाँ वगैरह नहीं हमारी अदालतों में डलती, वो उससे रिलेटेड है। और नेक्स्ट जो ऑर्डर है उसमें ये बताया गया है कि ये जो गवाह हमने समन कर लिए हैं वो आ गए हैं, अब उनकी एविडेंस होगी कैसे ट्रायल के दौरान। सो इन 3 ऑर्डर्स में ये बातें हैं। हम एक सीक्वेंस से अगर गौर करो तो सारा कुछ चलते जा रहा है। पहला हमारा जो मेन जंक्चर था वो था इश्यूज फ्रेम का। उससे पीछे वाले हमने देखे, सारा कुछ हुआ, इंटेरोगेटरीज, दिस दैट, एडमिशंस वगैरह। उसके बाद इश्यूज फ्रेम हो गए, अब आगे की प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई हैं। अब यहाँ से ट्रायल शुरू है। सो बिस्मिल्लाह करते हैं ऑर्डर नंबर 16 से, कि विटनेसेस को समन किया जाएगा, वो आएंगे, उनको उन्होंने अटेंडेंस अपनी कोर्ट में प्रेजेंट होना है और अपनी गवाही देनी है। ये ऑर्डर 16 से रिलेटेड जो सेक्शन है, साथ साथ हमारे सेक्शन भी चल रहे हैं, वो अगर आप सेक्शन नंबर 31 को देखो, वो इससे रिलेटेड है। समन्स टू विटनेस, एक तो था कि समन करने हैं डिफेंडेंट को, जब दावा दायर हो गया तो उसको समन करने हैं। ऑर्डर 5 हमें सारा कुछ बता रहा है, ये है समन्स टू विटनेस। अब इसमें क्या कहा गया है, तो प्रोविजंस इन सेक्शन 27, 28, 29 shall apply to the summons to give shall apply to summons to give evidence or to produce documents और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। ये सिंपल सा सेक्शन में हमें बता दिया गया कि जो सेक्शन 27, 8 और 9 वाली प्रोविजंस हम पढ़ के आए हैं वही सारी अप्लाई होंगी जब विटनेस को समन हमने करना है उससे रिलेटेड। अब आ जाते हैं इसके प्रोसीजरल पार्ट पे। प्रोसीजरल में क्या है, समनिंग, ये ऑर्डर 16 का रूल 1, इसमें इस ऑर्डर में 21 रूल्स हैं, लेकिन परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है ये सारा कुछ, कि कैसे कैसे उसको बुलाना है, समन भेजने हैं, वही सारा कुछ है। देखें क्या कह रहा है। रूल 1, समन्स टू अटेंड टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। अब ये समन भेजे जाने हैं कि आप आके गवाही दो, या आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसको एविडेंस में प्रोड्यूस करो, ये इसलिए समन दिए जाने हैं। सब रूल 1, नॉट लेटर देन 7 days आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ इशूज़। इशूज़ सेटल हो गए, कोर्ट ने फ्रेम कर दिए, उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर ये एविडेंस की विटनेसेस की हमें लिस्ट कोर्ट में जमा करवानी होती थी। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ़ सूबों में मैं आपको ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। देखें, कुछ अमेंडमेंट हुई हैं CPC में, सेक्शंस में। अगर आप देखो तो पंजाब KPK में ये 2020 में हुई थी। अब सेक्शन 30, इसमें कोई अमेंडमेंट, 1 मिनट मुझे देख लेने दें। सेक्शन 31 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन जब हमने शुरू वाले सेक्शन थे, सेक्शन 24, उसमें पूरा प्रोसीजर बताया गया था। अब हमारे पंजाब में क्या होता है कि जैसे ही हम प्लेंट फाइल करते हैं ना, उसके साथ ही विटनेसेस की लिस्ट लगा देते हैं। उससे पहले क्या होता था, हम ये जब इश्यूज़ फ्रेम होते थे उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर अपनी लिस्ट प्रोवाइड करते थे। लेकिन अब चूँकि जो हमारा स्टैट्यूट है, जो सेक्शंस हैं, उनमें अमेंडमेंट हो चुकी है, तो हम ये प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं कि प्लेंट फाइल किया, उसके साथ ही हम विटनेसेस की लिस्ट भी लगा देते हैं। लेकिन ऑर्डर्स में अभी तक भी वही बात है कि 7 दिन के अंदर अंदर लिस्ट प्रोवाइड करनी है। सो पंजाब में साथ ही कर देते हैं। अब KPK या सिंध वाले या इस्लामाबाद वालों ने, उन्होंने जो अमेंडमेंट की हैं वो उस हिसाब से आप लोग देख लेना। बहरहाल पंजाब में तो अब ये है, लेकिन ऑर्डर्स में हमें क्या है, नॉट लेटर देन 7 days आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ इशूज़ द पार्टी शैल प्रेजेंट इन द कोर्ट certificate of readiness to produce evidence along with a list of witnesses whom they propose to call or produce, either to give evidence or to produce documents.
क्लियर बात है ना। इश्यूज फ्रेम हुए, उसके बाद 7 दिन के अंदर एक सर्टिफिकेट देना भी हमारे गवाह तैयार है, ये उनकी लिस्ट है, हम उनको बुला रहे हैं। ये पहले बड़ा इस पर स्ट्रिक्ट काम होता था कि भाई अगर 7 दिन गुजर गए हैं ना, आपने अगर ये लिस्ट नहीं दी तो मसला बड़ा ख़राब हो जाता था। फिर एप्लीकेशनें दो कोर्ट को, वजह बताओ क्यों लिस्ट नहीं दी। समटाइम्स वो अलाउ हो जाती थी, समटाइम्स नहीं भी होती, लेकिन ये 7 दिन बड़े इंपॉर्टेंट थे। सब रूल 2, a party shall not be permitted to call witnesses other than those contained in the said list except with the permission of the court and after showing good cause for the omission of the said witnesses from the list, and if the court grants such permission it shall record reasons for so doing। सीधी सी बात है कि अगर तो आपने लिस्ट में किसी पर्सन का एज ए विटनेस नाम नहीं ना लिखा तो आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो एज ए विटनेस। लेकिन अगर आप करवाना चाहते हो तो आप कोर्ट को अप्लाई करोगे। अब आपने कोर्ट को अप्लाई करना है तो कोई वजह भी बतानी है, भाई पहले लिस्ट में इसका नाम आपने क्यों नहीं लिखा। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगी तो अलाउ कर देगी, अदरवाइज नहीं करेगी, सिंपल। सब रूल 3, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट or to the court or such officer as it appoints in this behalf, the parties may obtain summons for the person whose attendance is required इन द कोर्ट। वो कह रहे हैं कि समन या तो कोर्ट से ले लो या जो भी पर्सन अपॉइंट किया हुआ उससे ले लो, ये कोर्ट ही करती होती है समन। इसकी प्रोवाइजो क्या है? प्रोवाइडेड दैट नो समन शैल बी इशूड फॉर सर्विस ऑन अ पर्सन अंडर रूल 8 अनलेस एन एप्लीकेशन इन दैट बिहाफ इज मेड not later than 14 days prior to the date fixed for the hearing of the suit and the necessary expenses for the summoning of such persons are deposited। अब ये कह रहे हैं कि आगे आना है रूल 8, ये अभी तो हम रूल 3 में। रूल 8 में वो कह रहे हैं कि अगर आपने किसी पर्सन को समन करवाने हैं ना तो ज़रूरी है पहले आप कोर्ट को अप्लाई करोगे, अगर कोर्ट अलाउ करेगी तो फिर ही समन करनी है। वो रूल 8 में हम बाद में चले जाते हैं, लेकिन ये प्रोवाइजो में यहाँ पे ही क्लियर कर दिया कि रूल 8 में ऐसे रूटीन में नहीं हो जाना, आपको बाकायदा अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट को कि भाई ये इस पर्सन पे आप सर्विस करो। इसकी एक और प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट नो पार्टी हु हैज़ बीन टू कॉल हिज विटनेस shall be entitled to obtain process to enforce the attendance of any witness against whom process has not previously issued or to produce any witness not in the name of list which must be filed in the court on or before the date which the hearing of the। अब वो कह रहे हैं लिस्ट में अगर किसी बंदे का नाम नहीं मेंशन किया हुआ तो उसके लिए समन या प्रोसेस सर्विस नहीं हो सकती, ये विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट कह रही है अप्लाई कर रहे हो तो फिर हो सकती है, रूटीन में नहीं। जिस बंदे का नाम लिस्ट में नहीं है उसको कोई समन नहीं इशू होंगे, आपको परमिशन वही कोर्ट से लेनी पड़ेगी। कितनी सिंपल बात। इशू फ्रेम हो गए, लिस्ट जमा करवानी है विदिन 7 डेज और जिनके नाम लिख दिए हैं उन्हीं को बुलाया जाएगा, उनके नाम के समन इशू किए जाएंगे। अच्छा जी, 1A के ए भी इसके साथ अटैच है। द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी फॉर समन्स फॉर द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एज विटनेस परमिट दैट सर्विस ऑफ सच समन्स शैल बी अफेक्टेड बाई सच। अब ये वही 1A में कि जो पार्टी बुलाना चाह रही है कि उसको एज ए विटनेस बुलाओ तो उसकी सर्विस पे, उसको समन भेजने पे जो कोई भी एक्सपेंसेस होंगे वो वही पार्टी वो उसने ही बेयर करने हैं, ये कोर्ट ने नहीं बेयर करने होते। हम ये जब ऑर्डर 5 पढ़ के आए थे तो उसमें क्लियर था कि जो पार्टी बुला रही है, समन करवा रही है, उसने एक्सपेंसेस वगैरह आप करने होते हैं। तो जो पार्टी विटनेस को बुलाना चाहती है वही बेयर करेगी उसके समन वगैरह के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे। सब रूल 2, एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस टू बी पेड इनटू कोर्ट ऑन अप्लाइंग फॉर समन्स। अब ये कोर्ट में एक्सपेंसेस जमा करवाने होते हैं, इसी का ये सारा सिंपल सा इसमें प्रोसीजर बताया गया। द पार्टी अप्लाइंग फॉर समन्स शैल बिफोर समन इज ग्रांटेड एंड विद इन अ पीरियड टू बी फिक्स्ड pay into the court such sum of money as appears to the court be sufficient to defray the travelling or other expenses of the person summoned in passing to and from the court in which it is required to attend and for 1 day's attendance। जिस विटनेस को बुलाना है, पहली बात तो समन के सारे खर्चे उसको बुलाने के, फिर उसको कोर्ट में बुला के ऑब्वियसली जो अगर 1 दिन के लिए वो आ रहा है गवाही देने तो वो विटनेस की ट्रैवलिंग का ये वो सारा खर्चा भी कोर्ट फिक्स करती होती है, जो उसका खर्चा हो रहा है कोर्ट में आके गवाही देने का। तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि वो भी कोर्ट वगैरह में पे किए जाएंगे जो विटनेस के एक्सपेंसेस होंगे। एक्सेप्शन
When apply for summons for any person of its own officers, गवर्नमेंट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ क्लॉज 1। अगर गवर्नमेंट ने किसी अपने ही किसी मुलाजिम को एज ए विटनेस लाना तो गवर्नमेंट को पे करने की ज़रूरत नहीं है कि उसके एक्सपेंसेस भी सारे विटनेस के, वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट का ही मुलाजिम है, तो आके दे गवाही। प्रोवाइडेड दैट वे द गवर्नमेंट और अ पब्लिक ऑफिसर बीइंग, अब यहाँ पे ये गौर से सुनना, गवर्नमेंट या कोई पब्लिक ऑफिसर बीइंग अ पार्टी टू अ सूट ऑफ प्रोसीडिंग्स एज सच ऑफिसर supported by government in the litigation applies for summons to any public officer to whom the civil service regulations apply to give evidence of the fact of which he has come to knowledge or matter to deal with, or to produce any document from the public records. The government or the aforesaid officer shall not be required to pay sum of money on account of travelling। अब ये सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर ने किसी लिटिगेशन में किसी दूसरे सर्वेंट को, किसी पब्लिक ऑफिसर को बुलाना है, तो उसके जो ट्रैवलिंग के खर्चे और वो कोर्ट में एक दिन रहने के जो उसके एक्सपेंसेस हैं ना, वो उन पे अप्लाई नहीं होता, ये गवर्नमेंट को छूट होती है। प्राइवेट पर्सन ने समनिंग के और उसकी सर्विस के और उसके विटनेस के, ट्रैवलिंग के और उसके कोर्ट में एक दिन या 2 दिन या जितने दिन भी उसने रहना है, उसके एक्सपेंसेस जो पार्टी बुला रही है उसने पे करने होते हैं। बस सिंपल सा इसमें इतना ही है। एक्सपर्ट सब रूल 2 इन डिटर्मिनिंग द अमाउंट पेएबल अंडर दिस रूल द कोर्ट में इन द केस ऑफ एनी पर्सन समन टू गिव एविडेंस एज एन एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट को भी बुलाते हैं ना, भी फिंगर्स जो फिंगरप्रिंट है उसको मैच करने के लिए, हैंड राइटिंग को मैच करने के लिए, ये सारे एक्सपर्ट्स हैं, हम ऑलरेडी QSO में इनको पढ़ के आ रहे हैं। तो ये जो एक्सपर्ट्स आते हैं इनके रिलेटेड है ये। इन केस ऑफ एनी पर्सन समन टू गिव एविडेंस एज एन एक्सपर्ट अलाउ रीजनेबल रेम्यूनरेशन फॉर द टाइम ऑक्यूपाइड बोथ इन गिविंग एविडेंस एंड इन परफॉर्मिंग एनी वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट कैरेक्टर नेसेसरी द केस। अब उसने इसके सारे खर्चे वगैरह आके ये जो है वो सारा कुछ भी इसने पे करने होते हैं जो बुला रहा होता है। स्केल ऑफ एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस डिटरमिन कैसे होंगे? वेयर द कोर्ट इज सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट रिगार्ड शैल बी हैड इन फिक्सिंग द स्केल ऑफ सच एक्सपेंसेस टू एनी रूल्स मेड। अगर तो हाई कोर्ट ने कोई रूल्स वगैरह बनाए हुए हैं कि किस तरह डिटरमिन करने हैं कि कितने इसके एक्सपेंसेस वगैरह हमने पे करने हैं, तो वो कह रहे हैं रूल्स को फॉलो कर लो। जो हाई कोर्ट आपकी कंसर्न्ड है उसने बनाए हुए, जितने उसने जो तरीका बताया उसके अकॉर्डिंगली ये किए जाते हैं। अच्छा, इसमें रूल 3 अब ये क्या कहता है? टेंडर ऑफ एक्सपेंसेस टू विटनेस द सम सो पेड इनटू कोर्ट शैल बी टेंडर टू द पर्सन समन्ड एट द टाइम ऑफ सर्विंग द समन्स इफ़ इट कैन बी सर्व पर्सनली। ये जो एक्सपेंसेस हैं कोर्ट में आपने जमा करवा दिए, उस विटनेस का सारा खर्चा भी, वो कह रहे हैं सम सो पेड इनटू कोर्ट शैल बी टेंडर, वो दे दिया जाएगा पर्सन समन, जो समन हुआ है एट द टाइम ऑफ, जब सर्विस, जब उसको समन सर्व कर रहे हैं ना, तो ये उसका कोर्ट में आने का, रहने का, ट्रैवलिंग का, ये सारा खर्चा जो हमने कोर्ट में जमा करवाया था ना, ये उसको उसी वक्त दे दिया जाएगा कि भाईजान आ जाना अदालत। सिंपल सी बात है, कोई इसमें मसला तो नहीं है अभी तक इस रूल में। रूल 4 क्या कह रहा है? प्रोसीजर व्हेन इनसफिशेंट सम पेड इन। अब ये जो उसके खर्चा वगैरह, एक्सपेंसेस वगैरह, ये समन वगैरह के अगर कोर्ट में इनसफिशेंट पे किए गए तो फिर क्या होगा? कोर्ट यही कहेगी कि इसको दोबारा पे करो। वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ दैट द sum paid into the court is not sufficient to cover such expenses or reasonable remunerations, the court may direct such further sum to be paid to the person summoned, कि जिस पर्सन को बुलाया गया भाई उसको आपने कम दिए हैं तो अब आप इसको फर्दर भी और भी दो, ठीक है। और when such person is a government servant to be paid into court as appears to be necessary in that account, and in case of default in payment may order such sum to be levied by attachment and sale of movable property of the party obtaining the summons। अब ये बात गलत हो गई है, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट। देखिए कह रहे हैं इनसफिशेंट आपने पे किए, वो कोर्ट ने कहा नहीं आप फर्दर पे करो, उन्होंने फिर नहीं किए। फिर कोर्ट यहाँ पे क्या कर सकती है कि जो पार्टी बुला रही है ना उसकी, वो कह रहे हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी को भी अटैच करके ये रिकवर किए जाएंगे और उसको दिए जाएंगे कि वो विटनेस आया हुआ है, आप उसके पैसे पूरे नहीं दे रहे।
विदाउट रिक्वायरिंग हिम टू गिव एविडेंस, और उसको अगर एविडेंस भी नहीं दी तो कोई मसला नहीं, उसके पैसे देने हैं। और मे बोथ ऑर्डर सच लेवी एंड डिस्चार्ज सच पर्सन एज अफोरसाइड, तो कोर्ट ये पैसे भी लेगी, उसकी गवाही भी नहीं लेगी और उसको भेज देगी, उसको डिस्चार्ज कर देगी। आपका फॉल्ट आ गया ना, कोर्ट आपको कह रही है अभी उसके पैसे पूरे करो, आप कर नहीं रहे हो, तो आपकी प्रॉपर्टी को भी अटैच करके उसके पूरे किए जाएंगे और उसको डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा, कोई उसकी गवाही वगैरह नहीं ली जाएगी। सब रूल 2, एक्सपेंसेस ऑफ विटनेसेस डिटेन्ड मोर देन 1 डे। अब ये नॉर्मल वो कह रहे हैं कि एक दिन में गवाही हो जाती है, लेकिन अगर एक दिन में नहीं होती 2 दिन लग जाते हैं, उसको फर्दर रखती है कोर्ट, तो जितने दिन वो रख रही है कोर्ट, उसका सारा खर्चा ये इसी पार्टी ने पे करना है जिसने उसको एज ए विटनेस बुलाया हुआ है। इस रूल में यही है, वेयर इट इज़ नेसेसरी टू डिटेन द पर्सन समन्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 1 डे, द कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑर्डर द पार्टी एट हुज इंस्टांस ही वॉज समन्ड to pay into court such sum as is sufficient to defray the expenses of his detention for such period, for such further period, वो जितना ज़्यादा देर के लिए रख रही है उसका भी खर्चा लेगी। And in default of such deposit being made may order such sum to be levied by attachment and sale of movable property, वही वाला, और कोर्ट में discharge the person summoned without requiring him, तो वही वाला जो ऊपर वाली बात आ गई। अभी फिर भी अगर वो नहीं पे कर रहे, इनसफिशेंट है, तो उसकी गवाही भी नहीं कोर्ट पूरी लेगी और उसको कहेगी जाओ और अटैच करके मूवेबल प्रॉपर्टी उससे तो उसके एक्सपेंसेस वगैरह लिए जाएंगे। वो तो बेचारा आया, उसका क्या कसूर है। कोई क्वेश्चन है यहाँ रूल 4 तक तो आप लोग पूछ लो। इजी सी बातें हैं यहाँ। रूल 5, टाइम प्लेस एंड पर्पस ऑफ अटेंडेंस टू बी स्पेसिफाइड इन समन। यहाँ से हमें बात समझ आ गई कि जो समन होना है उसमें ये बातें लिखी होंगी कि कितने टाइम पे किस जगह पे आपने आना, और ये समन में क्या आपने क्या गवाही वगैरह देनी है। एवरी समन्स फॉर द अटेंडेंस ऑफ द पर्सन टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट शैल स्पेसिफाई द टाइम एंड प्लेस एट विच ही इज़ रिक्वायर्ड टू अटेंड एंड ऑल्सो वेदर हिज अटेंडेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ गिविंग। उसको समन में ये भी बताया जाएगा कि भाई आपने इतने टाइम पे इस डेट पे इस जगह पे आ जाना है, प्लस उसको ये भी बताया जाएगा कि क्या आपने एज ए विटनेस आना है या आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। 2 वजहों से उसको बुला सकते हैं ना कोर्ट कि एज आके गवाही दो या ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, तो उसमें ये समन में ये मेंशन किया जाएगा। और फॉर बोथ पर्पसेज, या उसको दोनों वजह से बुलाया जा रहा है। एंड एनी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विच द पर्सन समन इज कॉल्ड टू ऑन प्रोड्यूस शैल बी डिस्क्राइब्ड इन द समन। या अगर किसी डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया गया है कि ये प्रोड्यूस करो, तो उस डॉक्यूमेंट का भी मेंशन किया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट लेके आना। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। 6, समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। अब ये स्पेसिफिकली ये डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए अगर समन्स भेजा जा रहा है तो ये उससे रिलेटेड है। एनी पर्सन मे बी समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट विदाउट बीइंग समन टू गिव एविडेंस। उसको सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का समन भी दिया जा सकता है। And any person summoned merely to produce a document shall be deemed to have complied with the summons if he caused such document to be produced instead of attending personally। अब यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं अभी उसको समन क्या दिया गया कि आप ये डॉक्यूमेंट लेके कोर्ट में आ जाओ। अब वो पर्सन खुद नहीं आ रहा, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहा है जो कोर्ट को रिक्वायर है, तो बात तो पूरी होगी ना। अब इसमें ज़रूरी तो नहीं है कि कोर्ट उसको अब यहाँ पे सज़ा दे कि भाई हमने तो कहा था कि आपने खुद आना है, आपने किसी के हाथ भेज दी। नहीं, अगर उसने किसी के हाथ भी भेज दी है, वो समन का जो मकसद था कोर्ट का वो पूरा हो चुका है। अब फर्दर कोई ज़रूरत नहीं है उसकी कि वो आए आके गवाही भी दे कि जी मैं लेके आया हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। रूल 7, पावर टू रिक्वायर पर्सनस प्रेजेंट इन कोर्ट टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। अब जो लोग कोर्ट के सामने मौजूद हैं कमरे में, उनको भी कोर्ट कह सकती है। एनी पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट मे बी रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट देन एंड देयर इन हिज पोजेशन और पावर। उसी वक्त मौके पे कोर्ट कह सकती है आ जाओ, ये आप इस सवाल का जवाब दो, आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। ये कोर्ट के पास पावर है। देखिए अल्टीमेट पावर कोर्ट के पास ही होती है और रहनी भी चाहिए, ठीक है। 7 है सर्विस ऑफ समन्स बाई पार्टीज़। अब ये पार्टीज़ कहती हैं जी कि सर्विस कैसे अब उस पर होनी है इस समन की। देखें
Subsection 1, sub-rule 1, except where it appears to the court that the summons under this order should be served by the court in same manner as summons to be to a defendant, the court shall make over for the service all summons under this order to be party applying therefore. देखें ये जो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो समन्स विटनेसेस पे सर्व होने हैं ना, अगर तो कोर्ट ये डिसाइड करती है कि ये ऐसे इनको सर्व करवाना है कि जैसे कोर्ट डिफेंडेंट पे करवाती है ऑर्डर 5 वाले, तो वो उस तरीके से कोर्ट करवाएगी। लेकिन अगर को कोर्ट को ये नहीं लगता कि नहीं हम क्यों सर्व करवाएं, अगर कोर्ट पार्टीज़ को कह देती है, फिर अदरवाइज़ फिर पार्टीज़ खुद ही जाके विटनेस को करवाएंगी समन सर्व के, भाई आ जाओ गवाही देने, उनका विटनेस है वो जाके खुद ही सर्व कर दे, उन पर ले आए उसको एज ए विटनेस, यही कहा गया। Except where it appears to the court that summon under this order should be served by the court in same manner, जहाँ पे कोर्ट को लगेगा जैसे डिफेंडेंट पे करते हैं सर उस तरह करना चाहिए तो ठीक है। The court otherwise क्या करेगी कोर्ट, the court shall make over for the service all summons under this order to be party applying therefore, otherwise फिर जो पार्टीज है ना वही सर्विस करवाए। सब रूल 2, the service shall be effected by or on behalf of such party by delivering or tendering to witness in person a copy thereof signed by the judge or such officer he appoints in this behalf and sealed with the seal of the court। अब ये समझ वाली वही बात आ गई ऑर्डर 5 वाली कि जो भी समझ जाता है वो कोर्ट की तरफ से जाता है, उस पर जज साहब की मोहर भी लगती है, जज साहब के साइन भी होते हैं, वो यहाँ पे भी होंगे जो विटनेस को जानेंगे। ठीक है। रूल 3, सब रूल 3, रूल 16 एंड रूल 18 of order 5 shall apply to the summons personally served under this rule as though the person affecting service were a serving officer। अब ये टाइम एंड मैनर एक्नॉलेजमेंट लेगा। अब ये ऑर्डर 5 का जेब में रख लो, जिसने जाना है उसने फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट लेनी है, उसको वापस लेके आना, वो यही रूल 16 और 18 जो है ना वो अप्लाई होती है यहाँ पे भी। 18 सर्विस ऑफ समन बाई कोर्ट। अब ये कोर्ट की तरफ से सर्विस करवाई जा रही है। पहले तो था ना पार्टीज ही जाके उसकी सर्विस करवा ले, उनके अपने गवाह ले आए। जहाँ पे अब कोर्ट ने, हमने उसमें भी पढ़ा था, अगर कोर्ट को लगता है कि कोर्ट ने खुद सर्विस करवानी है तो वो करवा सकती है और ऑर्डर 5 के अकॉर्डिंगली वो करवाएगी। रूल 16, 18 का भी उन्होंने हवाला दे दिया कि वो होंगे सर्विस करवाने के लिए अगर पर्सनल सर्विस करवाई जा रही है। यहाँ पे फर्दर कह रहे हैं रूल 8 में, सर्विस ऑफ समन बाई कोर्ट, एवरी समन्स अंडर दिस ऑर्डर, every summon under this order not being summon made over to a party for service under the rule 7A of this order। अगर तो पार्टीज़ को नहीं ना कहा गया कि आप जाकर खुद सर्विस करवाओ, उसके अलावा shall be served as nearly as may be in the same manner as a summon to defendant and the rule of order 5 as to proof of a service shall apply there। वही बात आ गई। अगर पार्टीज़ नहीं करवा रही अंडर 7A उसकी सर्विस तो कोर्ट करवाएगी। कोर्ट ने कैसे करवानी है, जैसे डिफेंडेंट पे करवाती है, कोर्ट करवाती है सर्विस की, समन की सर्विस। वो कैसे करवाती है, वो ऑर्डर 5 में हमें तरीके बताए गए हैं कि उस पे इन पर्सन जाके सर्विस करवाई जाती है। वो नहीं होगा, उसका कोई मेल मेंबर होगा घर का, उससे एक्नॉलेजमेंट ली जाती है, वो कोर्ट में आके जमा करवाई जाती है। फिर उस पर बयान हल्फी भी होता है, जो तमीली कोर्ट ऑफिसर होता है वो बयान हल्फी देता है, उसका एग्जामिनेशन होता है। अगर सर्विस नहीं हो रही इन तरीक़ों से तो फिर सब्स्टिट्यूट तरीके अपनाए जाते हैं। वो क्या थे, वो कोरियर सर्विस, पोस्टल सर्विस, फिर पब्लिकेशन, फिर उसके बाद ड्रम बीटिंग, फिर उसके बाद अखबार इश्तेहार हो जाता था। वो सारे प्रोसीजर कोर्ट यहाँ पे भी अप्लाई करेगी किसी विटनेस को समन की सर्विस करवाने के लिए, अगर वो खुद करवा रहे हैं तो। समझ आया, या पहले वाला भी चला गया? बोल तो दिया करो, या मैं अपने आप से चलो। प्रोवाइजो, provided that such summons shall ordinarily be made over for the service of to the party calling the witness and his affidavit shall be coffin। अब ये वो कह रहे हैं अगर पार्टीज़ को दे रहे जा रहे हैं तो उनका वो एफिडेविट वगैरह भी होगा।
Provided further that he shall for sufficient reasons be entitled to apply to the court to have summons served through its agency. कोशिश ये होगी कि विटनेसेस उनके अपने पार्टीज खुद सर्विस करवाएं. अगर वो रिफ्यूज़ कर रहा है, वो विटनेस नहीं आ रहा, तो पार्टी क्या करेगी, वो कोर्ट को सफिशेंट रीज़न देगी कि जी आप बुला लो अपनी एजेंसी के थ्रू, उस पर सर्विस करवा लो. ठीक है. 9 टाइम फॉर सर्विंग समन्स. अब ये किस टाइम पे होना है? सर्विस शैल इन ऑल केसेस बी मेड अ सफिशेंट टाइम बिफोर द टाइम स्पेसिफाइड. अब ये वही बात आ गई कि सफिशेंट टाइम उस विटनेस को भी देना है. ये नहीं कि कल उसकी गवाही का दिन है और आज एक रात पहले उसको जाके हम समन सर्व करवा रहे हैं. तो ये बात इसमें भी यही कही गई है कि सफिशेंट उसके पास टाइम होना चाहिए कोर्ट तक आने का, टू अलाउ हिम अ रीजनेबल टाइम फॉर द प्रिपरेशन एंड फॉर ट्रैवलिंग टू द प्लेस एट विच हिज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड. तो ये जनरल सी बात थी. 10 प्रोसीजर वेयर विटनेस फेल्स टू कंप्लाई विद समन. अब ये देख लो कि वो विटनेस नहीं आ रहा, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने हैं. देखें, सब रूल 1, where person to whom summon has been issued either to attend, give evidence or to produce document fails to attend or produce the document in compliance with such summons, the court shall, if certificate of the serving officer has not been verified by the affidavit and may, if it has been so verified, examine the serving officer on oath or cause him to be so examined by another court touching the service or non-service of the summon. जो प्रोसीजर हम ऑर्डर 5 में पढ़ के आए थे ना, वो यही यहाँ पे को आ गया कि जो भी पर्सन जाके सर्विस करवा रहा है वो अपना एफिडेविट लगाएगा, फिर उसको एग्जामिन किया जाएगा. तो ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई वो फेल हो गया, क्यों नहीं उस पर सर्विस हुई. सब रूल 2, वेयर द कोर्ट सीज रीजंस टू बिलीव दैट सच एविडेंस और प्रोडक्शन इज मटीरियल and that such person without lawful excuse fail to attend or produce the document in compliance with such summons or has intentionally avoided service. ये सारे काम उसका एफिडेविट ले लिया जो सर्विस करवाने गया था, उसको एग्जामिन कर लिया, उसके बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि भाई वो जानबूझ के कोर्ट में नहीं आ रहा या वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा जिसके लिए हमने उसको समन इशू की. तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी, इट में इशू प्रोक्लेमेशन. तो यहाँ पे फिर वो प्रोक्लेमेशन होता है इश्तिहार वगैरह लगाना. रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट एट टाइम एंड प्लेस नेम देयर इन एंड अ कॉपी ऑफ सच प्रोक्लेमेशन शैल बी फिक्स एट द आउटर डोर और अदर कॉस्पेशियस पार्ट ऑफ द हाउस इन विच ही ऑर्डिनरीली रिजाइड. तो उसके घर के बाहर जाके कहेगा ये प्रोक्लेमेशन इश्तिहार लगा दो कि भाई इतने बजे इस दिन पे इस अदालत में आप अपीयर हो जाना. 3, इन ल्यू ऑफ. अब यहाँ पे कह रहे हैं थोड़ी सी कहानी को चेंज करेंगे. इन ल्यू ऑफ और एट द टाइम ऑफ इशूइंग प्रोक्लेमेशन और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स. जब प्रोक्लेमेशन कोर्ट को यकीन हो गया कि भाई वो जानबूझ के नहीं आ रहा, इस सूरत में जब प्रोक्लेमेशन इशू करनी है उस वक़्त पे या उसके बाद भी किसी टाइम पे प्रोक्लेमेशन इशू कर लिया, उसके बाद भी वो नहीं आया, तो फिर भी कोर्ट क्या कर सकती है, इन इट्स डिस्क्रिशन इशू अ वारंट ईदर विद और विदाउट बेल फॉर अरेस्ट ऑफ सच पर्सन. अब यहाँ पे फिर कोर्ट बेलेबल या नॉन बेलेबल उसके वारंट ऑफ अरेस्ट भी इशू कर सकती है. एंड मे मेक एन ऑर्डर फॉर अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू सच अमाउंट एज इट थिंक्स फिट. उसकी प्रॉपर्टी जितना कोर्ट चाहे उतने हद तक की वो अटैच भी कर सकती है. नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अटैचमेंट एंड ऑफ एनी फाइन विच मे बी इम्पोज अंडर रूल 12. या जो फ़ाइन वगैरह उसकी हद तक कोर्ट ने डिटरमिन करना है कि भाई इसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर लो या इसको अरेस्ट वगैरह करके लो. प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट. अब ये स्मॉल कॉजेज़ जो कोर्ट्स है ना वो अटैचमेंट का ऑर्डर नहीं कर सकते. अगर हमने सेक्शन 8 पढ़ा था जिसमें स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट्स के बारे में बताया गया था, उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट्स जो है ना वो अटैचमेंट का ऑर्डर नहीं कर सकते. तो ये स्मॉल कॉजेज़ की उन्होंने, बहरहाल विटनेस नहीं आ रहा, कोर्ट को यकीन आ गया, प्रोक्लेमेशन होगी, प्रोक्लेमेशन की बजाय कोर्ट उसके वारंट भी अरेस्ट कर सकती है और उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकती है. 11, इफ़ विटनेस, अच्छा प्रॉपर्टी अगर उसकी अटैच कर दी है
और उसके बाद अगर विटनेस आएगा तो कोर्ट क्या करेगी, उसकी प्रॉपर्टी जो अटैच की हुई है उसको वापस कर देगी। क्या फ़ायदा उसको रखने का, मकसद तो उसको समझे कि उस विटनेस को कोर्ट में लेके आना है। मकसद तो ये है कि उससे जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाना है वो उसके लिए समन इशू होना है। अगर वो मकसद पूरा हो रहा है तो उसकी अटैच प्रॉपर्टी करके कोई उसको पनिश करने के लिए थोड़ी करना है, वो तो फिर रिलीज़ ही होनी है। वेयर एट एनी टाइम आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी सच पर्सन अपीयर्स एंड सेटिस्फाइज द कोर्ट that he did not without lawful excuse fails to comply with the summons or intentionally avoid the service, उसको गुड कॉज देना पड़ेगा। अब वो आ गया तो आ गया, पर यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा कि जी इस वजह से मैं समन को कंप्लाई नहीं कर सका। बी वेयर ही फेल टू अटेंड एट द टाइम एंड प्लेस नेम्ड इन द प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग रूल दैट ही हैड नो नोटिस ऑफ सच प्रोक्लेमेशन in time to attend, the court shall direct that property be released from the attachment and shall make such order as to the cost। तो कॉस्ट वगैरह जो खर्चा हुआ प्रोक्लेमेशन वगैरह का वो उस पर डाल दी जाएगी, बाकी उसकी जो प्रॉपर्टी अटैच है उसको कोर्ट रिलीज़ कर देगी। रूल 12 प्रोसीजर इफ़ विटनेस फेल्स टू अपीयर, लेकिन अभी भी वो अपीयर नहीं हो रहा है। द कोर्ट में where such person does not appear or appears but fails to satisfy the court, impose him such fine not exceeding 2000 रुपीज़। यानी अब 2023 में भी कोई अमेंडमेंट नहीं इन्होंने कर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 2000 रुपये का तक का फ़ाइन कर दो जी, एज इट थिंग्स फिट हैविंग रिगार्ड टू हिज कंडीशन इन लाइफ। अब ये बातें आप देख लें, ये कंडीशन क्या 2000 भी नहीं भर सकता, बहरहाल ये 2000 तक का फ़ाइन भी हो सकता है। मोड ऑफ अटैचमेंट, अब रूल 13 में सिंपल सी बात की गई है कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया ना, जो हमने ऑर्डर 21 में पढ़ना है आगे जाके कि प्रॉपर्टी को अटैच कैसे किया जाएगा डिग्री में, वो कह रहे हैं यहाँ पे भी जो अटैचमेंट का प्रोसीजर है ना वही सारा अडॉप्ट किया जाएगा। द प्रोविजंस विद रिगार्ड टू अटैचमेंट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन शैल सो फार एज मेड एप्लीकेबल बी डीम्ड अप्लाई टू एनी अटैचमेंट एंड सेल अंडर दिस ऑर्डर। तो वही सारा प्रोसीजर एग्जीक्यूशन वाला ऑर्डर 21 वाला यहाँ पे भी अप्लाई होगा। रूल 14 कोर्ट में ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड समन एज विटनेसेस स्ट्रेंजर टू द सूट। अब स्ट्रेंजर टू द सूट, कोर्ट खुद भी किसी न किसी पर्सन को एज विटनेस बुला सकती है कि भाई आ जाओ, स्ट्रेंजर टू द सूट ही क्यों ना हो। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होते हैं ना उनके साइड पे आप ज़रा लिख लिया करें कि उनको ज़रा बंदा गौर से देख लेता है। ये मेरे इस पे आज भी बना हुआ है एक स्टार साइड पे कि ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अब ये कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस कोड एज टू अटेंडेंस एंड अपीयरेंस एंड टू एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स। वो कह रहे हैं अगर तो कोई कंडीशंस वगैरह है किसी और लॉ में तो वो ऑब्वियसली वो रहेंगी। Where the court at any time thinks it is necessary to examine any person other than a party to the suit and not called as a witness by the party to the suit, कोर्ट को ये लगता है कि वो पार्टी भी नहीं है और किसी पार्टी ने उसको एज ए विटनेस भी नहीं बुलाया हुआ, तो कोर्ट फिर भी कोर्ट को लगता है कि इसको एग्जामिन किया जाना ज़रूरी है। द कोर्ट में ऑन इट्स ओन मोशन कॉज सच पर्सन टू बी समन एज अ विटनेस टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस एन डॉक्यूमेंट इन हिज पोजेशन ऑन द डे। तो उसको भी कोर्ट को अगर कोर्ट सेटिस्फाई है ना कि यस इस बंदे का कुछ लेना देना, मैं इसको भी एग्जामिन करना चाहता हूँ, दो ही इज़ नॉट अ पार्टी टू द सूट, दो ही इज़ नॉट बिन कॉल्ड एज अ विटनेस बाई एनी पार्टी, ठीक है, कोर्ट फिर भी उसको बुला सकती है। 14A एक्सपेंसेस अब किसके होने हैं, ये एक्सपेंसेस वो कह रहे हैं कि कोर्ट डिसाइड करेगी किस पार्टी पे डाल रहे हैं। 15 ड्यूटी ऑफ पर्सन समन टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। अब ये जनरल सी बात है कि जिसकी अब उनको जिनको बुलाया जा रहा है, समन दिया किया जा रहा है, उनकी क्या ड्यूटी होगी, उनकी ड्यूटी यही होगी ना कि वो कोर्ट में आए, गवाही दे, या जो डॉक्यूमेंट उनको कहा गया है वो आके प्रोड्यूस कर दे। तो यही लिखा हुआ है subject to as laws aforesaid whoever is summoned to appear to give and give evidence in a suit shall attend at the time and place named in the summons for the and whoever is summoned to produce documents shall either attend to produce or cause it to be produced। जिसको सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए कहा गया वो चाहे खुद आ जाए चाहे किसी के हाथ वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करवा दे। जिसको गवाही के लिए बुलाया गया है उसकी भाई ये ड्यूटी है कि वो आए और आके अपनी गवाही दे। 16 when they may depart। अब वो डिपार्ट किस वक्त हो सकते हैं, अ पर्सन
so summoned and attending shall, unless the court otherwise direct, attend at each hearing until the suit has been disposed of. वो कह रहे हैं कि जिस पर्सन को इस तरह समन किया गया ना भी आओ और आके गवाही दो, तो वो नॉर्मली तो सारी हेयरिंग्स को अटेंड करेगा जब तक ये सूट डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता, अनलेस कोर्ट उसको अदरवाइज डायरेक्ट करे। ऑब्वियसली अब उसको हर हेयरिंग पे बुलाना ज़रूरी है। एक विटनेस आया, उसने आके अपनी गवाही दी या उसने जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना था वो उसने प्रोड्यूस कर लिया। नॉर्मल प्रैक्टिस में ऐसे ही होता है। फिर कोर्ट उसको ये नहीं कहते कि आपने अब आखिरी हेयरिंग तक आना है। तो ये यही बात है। सब रूल 2, on the application of either party and the payment through the court of all necessary expenses if any, the court may require any person so summoned and attending to furnish security to attend the next or any other hearing or until। ये देखें, अब ये कोर्ट में क्या ये कह रहे हैं कि अगर कोर्ट को लगता है कि किसी पर्सन को एक से ज़्यादा हेयरिंग के लिए रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कोर्ट उससे सिक्योरिटी भी मांग सकती है कि भाई आप सिक्योरिटी दो कि आप हर डेट पे आओगे जब जब हम बुलाएंगे। इसमें ऐसी बात है। अच्छा, ये इसमें और इस रूल में कुछ भी नहीं है। रूल 18, प्रोसीजर वेयर विटनेस एप्रीहेंडेड कैन नॉट give evidence or produce document, where any person arrested under warrant is brought before the court in custody and cannot, owing absence of the parties or any of them, give evidence or produce documents which he has been summoned to give or produce, the court may require him to give reasonable bail or other security for his appearance at such time and place as it thinks fit, and on such bail or security being given may release him। and वो यही कह रहे हैं कि जब अरेस्ट करके ले आए हो उसने आके तो अपनी अपनी एविडेंस वगैरह भी दे दिया, तो कोर्ट फिर भी उससे सिक्योरिटी वगैरह ले के तो उसको बेल पे रिलीज़ कर सकती है। मकसद क्या था, उसकी एविडेंस लेनी थी ना। यहाँ पे वो देखें, वो अरेस्ट हुआ है पर्सन, व्हेन एनी पर्सन अरेस्टेड अंडर वारंट, वो वारंट इशू किया गया, उसको अरेस्ट कर लिया था। इज़ ब्रॉड बिफोर द कोर्ट इन कस्टडी, वो उसको अरेस्ट करके कस्टडी में ही लाया गया, पुलिस कस्टडी में। एंड कैन नॉट, ओइंग टू एब्सेंस ऑफ द पार्टीज और एनी ऑफ दैम, गिव एविडेंस और प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। तो ऑब्वियसली फिर उसकी वो एविडेंस अगर दे रहा है तो फिर उसको इन द एब्सेंस सॉरी in the custody and cannot, owing to the absence of the parties or any of them, give evidence of produced document which he has been summoned to give evidence of produced, तो कोर्ट में हाँ वो अगर पार्टीज़ की एब्सेंस में इसको लाया गया तो फिर कोर्ट उससे बेल पे रिलीज़ करेगी, उससे सिक्योरिटी वगैरह लेगी और साथ कहेगी इस टाइम पे अगर जब भी ज़रूरत होगी आ जाना। and on such bail security being given may release him, and in default of his giving such bail or security may order him to be detained in civil prison। आ गया, अगर तो सिक्योरिटी दे दी है कोर्ट रिलीज़ कर देगी, लेकिन अगर उसने सिक्योरिटी नहीं दी तो कोर्ट क्या करेगी, उसको सिविल प्रिजन में भेज देगी। ये इसमें सिंपल सी बात है। 19, नो विटनेस टू बी ऑर्डर टू अटेंड इन पर्सन अनलेस रिजाइड्स विद इन सर्टन लिमिट्स। अगर तो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में कोई विटनेस रह रहा तो उसको ऑर्डर किया जाएगा कि इन पर्सन आओ। अ पर्सन शैल नॉट बी आस्क्ड बाय अ कोर्ट टू अटेंड इन पर्सन टू गिव एविडेंस अनलेस ही रिजाइड्स एट एनी प्लेस इन पाकिस्तान। हाँ, सर्टन लिमिट्स, यहाँ पाकिस्तान की बात है। अगर तो वो पाकिस्तान में रहता है तो अ पर्सन शैल नॉट बी आस्क्ड बाय अ कोर्ट टू अटेंड इन पर्सन टू गिव एविडेंस अनलेस ही रिजाइड्स एट एनी प्लेस इन पाकिस्तान।
जजेस अफान। अच्छा, ये 19 में क्या था कि जो विटनेस अगर पाकिस्तान में नहीं रहता, वो बाहर है, तो उसको इन पर्सन ही बुलाया जाएगा, अदरवाइज़ जो पाकिस्तान में रहता है उसको इन पर्सन ही बुलाया जाएगा। 20 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू गिव एविडेंस व्हेन कॉल्ड ऑन बाई कोर्ट। अगर एक पार्टी ने इनकार ही कर दिया कि जी हम अपने विटनेसेस को नहीं लाते, हम कोई एविडेंस नहीं देते, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट फिर फैसला ही सुनाएगी। देखिए, अब चाहे प्लेंटिफ है चाहे डिफेंडेंट है, उसने अपने अपने वर्जन को प्रूव करना है, उसने अपने अपने केस को प्रूव करना है, उसने अपने अपने विटनेसेस को लेके आना है। अगर कोर्ट कह रही है अपनी एविडेंस लाओ, वो इनकार ही कर देगा, नहीं हम जी कोई हमने एविडेंस नहीं डाली, तो फिर रिजल्ट क्या होना? उसके खिलाफ ही फैसला आना ना, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। वेयर एनी पार्टी टू ए सूट प्रेजेंट इन कोर्ट रिफ्यूजेस, अगर वो पार्टी कोर्ट में प्रेजेंट है, रिफ्यूजेस इनकार कर दिया विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज when required by a court to give evidence or to produce any document, then and there, अब ये then and there वाली बात थी, सॉरी। कोर्ट में अगर कोर्ट ने पार्टी को जो प्रेजेंट है कोर्ट में, उसको कहा कि भाई फौरी ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, ये आप चीज़ों से रिलेटेड गवाही दो, तो अगर उस पार्टी ने इनकार कर दिया तो क्या होगा? द कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम एंड मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज इट थिंक्स फिट, उसके अगेंस्ट फिर फैसला ही आना है। ठीक हो गया। 21 रूल एज टू विटनेसेस टू अप्लाई टू पार्टीज समन्ड वेयर एनी पार्टी टू अ सूट इज रिक्वायर्ड टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, द प्रोविजंस एज टू विटनेस शैल अप्लाई टू हिम सो फार एज दे आर एप्लीकेबल। कह रहे हैं कि अगर तो जिस तरह विटनेस को बुलाने के लिए हम सारा ये ऑर्डर 16 पढ़ के आए ना, अगर किसी पार्टी को कोर्ट ने समन की हो तो फिर वो भी सारा यही प्रोसीजर अडॉप्ट होगा जो उस पार्टी को बुलाने के लिए। व्हेन ए पार्टी टू ए सूट इज़ रिक्वायर्ड टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस, किसी पार्टी से कोर्ट रिक्वायर करिए कोई एविडेंस हो, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, तो ये सारा प्रोसीजर जो विटनेसेस वाला यही सारा अप्लाई होगा। क्या इस ऑर्डर में कोई मुश्किल बात थी? अगर नहीं थी तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक, नहीं तो फिर मैं आगे जा रहा हूँ। आगे बहुत इजी सा ऑर्डर आ रहा है। अब ये यहाँ से देखो हमारा ट्रायल शुरू हो, हाँ जी चले, बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। एडजमेंट ऑर्डर नंबर 17। अब ये एडजमेंट क्या होता है? पेशियाँ, ट्रायल के दौरान जो पेशियाँ हो रही हैं, ये उससे रिलेटेड ऑर्डर है, बड़ा सिंपल सा है। देखिए, कोर्ट में ग्रांट टाइम टू टाइम एंड एडजर्न हेयरिंग, हमारे वैसे तो कोर्ट्स में होता ही ये एडजर्नमेंट्स ही चल रही होती हैं, तो ये उसी से रिलेटेड ऑर्डर है कि कोर्ट टाइम टू टाइम एडजर्न कर सकती है। रूल 1, द कोर्ट में इफ़ सफिशेंट कॉज इज़ शोन एट एनी स्टेज ऑफ द सूट ग्रांट टाइम टू द पार्टीज और टू एनी ऑफ दैम एंड मे फ्रॉम टाइम टू टाइम एडजर्न द हेयरिंग ऑफ द सूट। वो कह रहे हैं कि जब भी पार्टी किसी ने कह दिया या ज़रूरी हुआ तो कोर्ट उसको एडजर्न कर सकती है नेक्स्ट डेट के लिए। ये तो होता ही है, आज वकला ने हड़ताल कर दी है, आज वकील साहब बीमार हैं, तो जो भी है जी वो कह रहे हैं कि पार्टी ये कोर्ट एडजर्न कर सकती है। ये वन हेयरिंग में कभी भी ट्रायल नहीं ख़त्म होता, ये तो सालों साल लग जाती हैं। कॉस्ट ऑफ एडजर्नमेंट, वो कहते हैं कि एडजर्नमेंट की अगर करवाई है किसी पार्टी ने तो उसको हम कॉस्ट भी डालेंगे। इन एवरी सच केस द कोर्ट शैल फिक्स अ डे फॉर द further hearing of the suit and may make such order as it thinks fit with respect to cost occasioned by the adjournment। ये जो केस एडजर्न हुआ है किसकी वजह से हुआ है, कोर्ट ये भी देखेगी और उसको वो कॉस्ट भी डालेगी। अच्छा जी, बहरहाल देख ले जी, लिखा हुआ है कानून में। प्रोवाइडेड दैट व्हेन द हेयरिंग ऑफ एविडेंस हैज़ वंस बिगन, एक दफ़ा वो कह रहे हैं कि जब ये हेयरिंग ऑफ एविडेंस, ये शहादतें वगैरह शुरू हो गई हैं ना एक ट्रायल में, द हेयरिंग ऑफ द सूट शैल बी कंटिन्यूड फ्रॉम डे टू डे अंटिल ऑल विटनेसेस इन अटेंडेंस हैव बीन एग्जामिन्ड। द कोर्ट फाइंड्स द एडजर्नमेंट ऑफ द हेयरिंग बियॉन्ड द फॉलोइंग डे टू बी नेसेसरी फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड। वो कह रहे हैं कि भाई कोर्ट ने क्या करना है कि जब ये एक दफ़ा ट्रायल शुरू हो गया ना, विटनेसेस आना शुरू हो गया, तो वो कह रहे हैं डे टू डे करो, सारे गवाह करो, अनलेस कोर्ट को ये लगे कि एडजर्नमेंट बहुत ज़रूरी है, तो फिर उस सूरत में कोर्ट कोई लंबी वगैरह डेट भी दे सकती है। ठीक है। सब रूल 3,
where the sufficient cause is not shown for the grant and the adjournment under rule 1, the court shall proceed with the suit forthwith. तो कह रहे हैं कि अगर कोई उन्होंने माकूल वजह ना दी कि केस को क्यों ना एडजर्न किया जाए, तो कोर्ट कंटिन्यू रखेगी, कोर्ट अपनी एडजर्न नहीं करेगी, अपनी जो प्रोसीडिंग्स डे की है ना वो करनी है। बहरहाल सिंपल बात इन्होंने कही है कि अगर सफिशेंट कॉज कोई पार्टी बताएगी तो एडजर्न कर दी जाएगी सूट की हेयरिंग। अगर ट्रायल शुरू हो गया, एविडेंस आ रही है, तो डे टू डे उसको चलाया जाएगा और कॉस्ट भी कोर्ट देखेगी कि किस पे डालनी है ये जो एडजर्नमेंट हुई है। रूल 2, प्रोसीजर इफ पार्टीज फेल टू अपीयर ऑन डे फिक्स्ड वेयर ऑन एनी डे टू विच द हेयरिंग ऑफ द सूट इज एडजर्न द पार्टीज और एनी ऑफ देम फेल टू अपीयर द कोर्ट में प्रोसीड टू डिस्पोज ऑफ द सूट इन वन ऑफ द मोड्स। अब ये देखें, कह रहे हैं कि एडजर्न हुआ सूट, उसके बाद जो डेट आई उसमें से कोई एक पार्टी नहीं आई। अगर वो हम ऑर्डर 9 में पढ़ के आ रहे हैं कि अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज़, अगर प्लेंटिफ नहीं आएगा तो उसका सूट डिसमिस हो जाएगा, अगर डिफेंडेंट नहीं आता तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स चल के फैसला हो जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ऑर्डर 9 में बातें थी ना भाई, वो भी अप्लाई हो जाएंगी कि अगर डेट फिक्स हुई है, एडजर्न होके आई है और कोई उस पर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट उनमें से कोई अपीयर नहीं हुआ तो। रूल 3, कोर्ट में प्रोसीड नॉट विद स्टैंडिंग ईदर पार्टी फेल्स टू प्रोड्यूस एविडेंस वेयर एनी पार्टी टू a suit to whom time has been granted fails to produce his evidence or to cause the attendance of his witnesses or to perform any other act necessary for the further progress of the suit for which time has been allowed, the court may, notwithstanding such default, proceed to decide the suit forthwith. किसी एक पार्टी को कोर्ट ने कहा है अपनी एविडेंस लेके आओ या उसको कोई भी अपने गवाह लेके आओ, ठीक है, वो ऐसे काम नहीं कर रही, तो कोर्ट ने क्या करना है, कोर्ट ने फिर वो कह रहे हैं कि रुकना नहीं है, वहाँ पे फर्दर प्रोसीड करके तो उसको डिस्पोज ऑफ कर देना सूट को। ये जनरल सी एक बात थी। अब इसमें कोई और भी है। रूल 4 के अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ ऑन द डे नेक्स्ट आफ्टर हॉलीडे। सिंपल सी बात है, इसमें ये बताया गया है कि जो अगर एडजर्न हुआ है सूट की हेयरिंग और वो जो डेट डल गई है वो संडे की है, तो इसका मतलब संडे वाले दिन तो अदालत वैसे ही नहीं होती, तो जो नेक्स्ट डे होगा उससे वो कंसिडर किया जाएगा और नेक्स्ट मंडे, संडे से अगला जो मंडे होगा उस दिन आ जाए, या कोई पब्लिक हॉलीडे है उस दिन पे तो उससे नेक्स्ट डे कंसिडर हो जाएगा। मेरे साथ रिसेंटली हुआ है ये लास्ट वीक में, एक सूट की जो डेट डली हुई थी वो ये इसी में था, आई थिंक 7th था, हाँ वो संडे बनता था, तो वो संडे को तो हेयरिंग नहीं होनी, तो हम 8 में गए तो हमारी फ़ाइल 8 में लगी हुई थी, तो जब हॉलीडे होगी संडे आएगा तो वो उससे नेक्स्ट डे कंसिडर किया जाएगा। अगर प्रिजाइडिंग वो 5 में कह रहे हैं कि अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो जज साहब हैं अगर वो गैर हाज़िर हैं, बीमार हैं या किसी वजह से भी, तो क्या होगा, जो वहाँ का स्टाफ होगा वो इन राइटिंग आपको बताएगा भाई इस डे पे आप आ जाना, ये सूट की हियरिंग एडजर्न हो रही है। When on the day presiding officer of the court is absent by the reasons of illness or any other cause, the parties to the suit or the proceeding set down for that day shall appear in the court, वो तो कोर्ट में जाएंगी, in the courthouse on that day, and the ministerial officer of the court authorized in that behalf shall hand over the parties slips of paper specifying the other date fixed for proceeding विद सूट और प्रोसीडिंग। ये हम क्या करते होते हैं, रीडर्स के पास जाते हैं ना, वही हमें बता देते हैं कि जज साहब छुट्टी पे हैं, नेक्स्ट डेट आपकी ये, यहाँ पे यही कह रहे हैं, तो वो एक स्लिप देगा, उस पर लिखा होगा कि नेक्स्ट डेट कौन सी है, उस पर आप आ जाना। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, इस ऑर्डर में कोई मुश्किल बात है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे जा रहा हूँ ऑर्डर नंबर 18 पे। ये ऑर्डर 18 तक आज हमने कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं है ऑर्डर 18 में। चलें आगे। ये क्या कह रहे हैं, अच्छा वैसे ना 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ना दोबारा लिंक, या आप इसी तरह रहो, ज़रा 5 मिनट की ब्रेक ले लो, थोड़ा सा मुझे सांस आ जाए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ऑर्डर नंबर 18, हेयरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। पहले हम क्या पढ़ के आए हैं
कि विटनेसेस को बुलाना कैसे है, ऑर्डर नंबर 16। फिर एडजर्न भी हो सकता है ट्रायल बीच में वो उससे ऑर्डर नंबर 17 था रिलेटेड। 18 में आ जाए। अब 18 में हमें ये बताया गया है कि ये एग्जामिनेशन विटनेसेस का होगा कैसे, ये पहले विटनेसेस कौन लेके आएगा, ये सारा कुछ इस ऑर्डर नंबर 18 में बताया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर। राइट टू बिगिन, शुरू किसने करना है, कौन किसका राइट है पहला। देखें, द प्लेंटिफ हैज़ द राइट टू बिगिन। पहला ये कह रहे हैं कि राइट तो भाई प्लेंटिफ का है, दावा वो लेके आया, वो ट्रायल के अपने विटनेसेस ले आए, ठीक है। अनलेस, अब ये एक और साथ बात अटैच कर दिया, लेकिन प्रैक्टिस में हमेशा प्लेंटिफ ही पहले विटनेसेस लाता है। प्लेंटिफ अपने सारे विटनेसेस लेके आता है, उनका पहले एग्जामिनेशन एंड चीफ होता है, फिर उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है हर विटनेस पे सेपरेटली। उसके बाद फिर वो अपनी ओरल जो एविडेंस है सारे गवाह लाने के बाद उसको क्लोज़ करता है। फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स उसने प्रोड्यूस करने होते हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करता है। उसके बाद फिर वो अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को क्लोज़ कर देता है। वो कहता है कि भाई मैंने अपनी ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस कर दिया। फिर आती है बारी डिफेंडेंट की, वो अपने सारे विटनेसेस लेके आता है, हर एक का वो एग्जामिनेशन एंड चीफ करवाता है, फिर उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है हर विटनेस पे सेपरेटली। फिर वो अपनी ओरल एविडेंस को क्लोज़ करेगा, उसके बाद फिर वो अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आएगा। तो यही प्रोसीजर है नॉर्मल कोर्ट्स में अप्लाई जो चलता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं प्लेंटिफ हैज़ द राइट टू बिगिन, उसके पास ही राइट है शुरू करने का, अनलेस द डिफेंडेंट एडमिट्स द फैक्ट अलेज्ड बाय द डिफेंडेंट। अगर तो डिफेंडेंट ने सारे उसके जो एलिगेशंस लगाए गए उसको एडमिट कर रहा है एंड कंटेंट्स, और साथ वो कंटेंट कर रहा है दैट ईदर इन पॉइंट ऑफ लॉ और ऑन सम एडिशनल फैक्ट्स alleged by the defendant, then the plaintiff is not entitled to any part of the relief which he seeks, in which case defendant has right to begin। जनरल हमारा क्या रूल हो गया कि प्लेंटिफ ने उसके पास राइट टू बिगिन है, उसने शुरू करना है। लेकिन अगर डिफेंडेंट ने उसके क्लेम को मान लिया लेकिन उसने साथ न्यू फैक्ट्स अलेज कर दिए हैं, अब इस सूरत में वो कह रहे हैं प्लेंटिफ नहीं डिफेंडेंट बिगिन करेगा। यहाँ पे राइट उसके पास आ गया, जो फैक्ट्स वो नए लेके आ रहा है वो डिफेंडेंट ने बताने, ठीक है, वो वहाँ से डिफेंडेंट का राइट है टू बिगिन, प्लेंटिफ का नहीं। कितनी मज़ेदार बात है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। यहाँ तक समझ नहीं आई तो पूछो रूल 1 से रिगार्डिंग, क्लियर है। रूल 2, स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। अब ये इसमें बताया गया सब रूल 1, ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हेयरिंग ऑफ द सूट और एनी अदर डे। अब या तो जो डे फिक्स था या उसके बाद अगर एडजर्न हो के कोई डेट डली है तो उस डेट पे द पार्टी हैव द राइट टू बिगिन शैल स्टेट हिज केस एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द इशूज विच ही इज़ बाउंड टू प्रूव। देखें, इश्यूज फ्रेम होते हैं, हम पढ़ के आए हैं। अब मैंने आपको बताया था कि वो 1 बाई 1 होते हैं, इशू नंबर 1, इशू नंबर 2, इशू नंबर 3, इशू नंबर 4। हर इशू के एंड पे कोर्ट लिखती है OPP या OPD, ओनस टू प्रूव ऑन प्लेंटिफ, ओनस टू प्रूव ऑन डिफेंडेंट, कि ये इशू नंबर 1 प्लेंटिफ ने प्रूव करना है, इशू नंबर 2 डिफेंडेंट ने प्रूव करना है। ये इशूज़ में हर इशू के एंड पे लिखा होता है। यहाँ पे भी यही बात कह रहे हैं कि जब ये शुरू हो गया ना काम ट्रायल वाला, द पार्टी हैविंग राइट टू बिगिन, जिस पार्टी का राइट है अपनी एविडेंस को पहले लाने का, केस को बिगिन करने का, वो क्या करेगी, स्टेट हिज केस, वो अपना बताएगी मेरा क्या केस है, एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस, वो अपने एविडेंस को लेके आएगी इन सपोर्ट ऑफ इशूज विच ही इज़ बाउंड टू प्रूव, जो उसने प्रूव करने हैं ना इशूज, वो उनसे रिगार्डिंग एविडेंस को लेके आएगा क्लियरली। Sub rule 2, the other party shall then state his case and produce his evidence and may then address the court generally on the whole case। उसके बाद क्या होगा, दूसरी पार्टी वो अपने इशू से रिलेटेड अपनी एविडेंस को लेके आएगी। 3, the party beginning may then reply generally on the whole case। उसके बाद जो पार्टी लेके आई थी वो जनरली उस पर बता सकती है जो भी उसने कोई फर्दर बात करनी हो।
Explanation 1. Nothing in this rule shall affect the jurisdiction of the court or of its own accord or on the application of any party for reasons to be recorded in writing to direct any party to examine any witness at any stage. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हम ठीक है बता तो रहे हैं ये सारा कुछ प्रोसीजर के किसने बिगिन करना है, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पे भी कोर्ट का अपने तौर पे या कोर्ट किसी की एप्लीकेशन पे भी ऑर्डर दे सकती है कि इस विटनेस को किसी भी टाइम आपको एग्जामिन कर सकती है। तो कोर्ट का ये ऑर्डर किसी भी टाइम कर सकती है, खुद भी या किसी की एविडेंस पे भी। एक्सप्लेनेशन 2. द एक्सप्रेशन विटनेस एक्सप्लेनेशन 1 शैल इंक्लूड एनी पार्टी एज हिज ओन विटनेस। वो कह रहे हैं जो विटनेस का वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना एक्सप्लेनेशन 1 में, इसमें कोई पार्टी भी इंक्लूड होती है कि वो अपने तौर पे खुद ही विटनेस आ रही है। रूल 3, ये इम्पोर्टेंट है, एविडेंस वेयर सेवरल इश्यूज। अब ये काफ़ी सारे इश्यूज हैं अगर पार्टीज़ के दौरान 1 2 3 4 5 6 7 किसी ने कोई प्रूव करना है, किसी ने कोई प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेयर देयर आर सेवरल इश्यूज द बर्डन ऑफ प्रूविंग सम ऑफ दैम some of which lies on the other party. The party beginning may at his option either produce his evidence on those issues or reserve। देखें अब ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी एक सिचुएशन अराइज होगी है जो कि नॉर्मली हर केस में ही होती है, वो कहते हैं कि जी काफ़ी सारे इश्यूज हैं, सेवरल हैं, किसी ने कोई प्रूव करना है, किसी ने कोई प्रूव करना है। तो जो पार्टी का राइट था बिगिन करने का, जिसने पहले अपनी एविडेंस को लेके आना है, वो क्या करेगी, जो उसने इश्यूज प्रूव करने हैं वो उनके रिगार्डिंग अपनी एविडेंस को प्रोड्यूस कर देगी, बाकी की हद तक वो रिजर्व कर लेगी कि भाई दूसरे ले आए फिर देखते हैं। यही लिखा हुआ है, वेयर देयर आर सेवरल इश्यूज द बर्डन ऑफ प्रूविंग ऑफ सम ऑफ विच लाइज ऑन द अदर पार्टी, द पार्टी बिगिनिंग मे एट हिज ऑप्शन, ये भी उसकी ऑप्शन है, ईदर प्रोड्यूस हिज एविडेंस ऑन दोज इश्यूज और रिजर्व इट बाई वे ऑफ आंसर्स टू द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाई अदर पार्टी। वो रिजर्व भी कर सकते हैं कि भाई पहले दूसरे वाले ले आए, हम उनको पहले सुन लेते हैं, उसके बाद हम अपना ले आएंगे। एंड इन लेटर केस द पार्टी बिगिनिंग मे प्रोड्यूस एविडेंस ऑन दोज इशूज़ आफ्टर द अदर पार्टी हैज़ प्रोड्यूस्ड ऑल हिज एविडेंस। तो फिर वो जिस पे बिगिन करना था वो दूसरे को कहेंगे, वो अपनी एविडेंस को लेके आएंगे, उसके बाद ये अपने ले आएंगे। एंड द अदर मे देन रिप्लाई स्पेशली ऑन द एविडेंस प्रोड्यूस बाय द पार्टी बिगिनिंग, क्योंकि वो बाद में ले आए थे तो फिर वो बाद में यहाँ पे उलट हो गया ना काम। यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्टी ने प्लेंटिव ने बिगिन करना था, लेकिन इश्यूज कुछ जो है दूसरों ने प्रूव करने हैं। तो यहाँ पे प्लेंटिव के पास कह लें कि जी राइट आ गया है, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो या तो अपनी एविडेंस को प्रोड्यूस कर ले या उसको रिजर्व कर ले। अगर वो रिजर्व करती है तो फिर दूसरी डिफेंडेंट साइड अपनी पूरे एविडेंस को लेके आएगी, उसके बाद फिर ये प्लेंटिव अपनी एविडेंस को लेके आएगा। उसके बाद जो डिफेंडेंट है जिन्होंने बेसिकली केस को ओपन किया, उनके पास ये होगा कि वो जनरली जो प्लेंटिव अपनी एविडेंस बाद में लेके आ रहा है उस पर वो अपना एक जनरल व्यू भी दे सके। ये था इसमें कोई कन्फ्यूजन हुई है इस रूल 3 में तो बता दो, वैसे इसको पढ़ लेना समझ आ जाएगी, कुछ इतनी मुश्किल बात नहीं है। 4 विटनेसेस टू बी एग्जामिन्ड इन द ओपन कोर्ट। अब ये जितने भी विटनेसेस होंगे उनको ओपन कोर्ट में कमरा अदालत में एग्जामिन किया जाएगा। ये नहीं कि जज साहब ने उसको चैम्बर में बिठा के तो वहाँ पे एग्जामिन करना शुरू कर देना, नहीं, ओपन कोर्ट में होंगे, ठीक है। द एविडेंस ऑफ विटनेसेस इन अटेंडेंस शैल बी टेकन ओरली इन ओपन कोर्ट, ओरली ली जाएगी इन द प्रेजेंस एंड अंडर द पर्सनल डायरेक्शन ऑफ दिस एंड सुपरिटेंडेंस ऑफ द जज। जज की प्रेजेंस में ओपन कोर्ट में ओरली वो उनसे गवाही लेगा। 5 हाउ एविडेंस शैल बी टेकन इन अपीलेबल केसेस। ऐसे केसेस लॉ में जिनकी अपील प्रोवाइड की गई, जो अपीलेबल है, उनमें जो एविडेंस लेनी है वो इन राइटिंग लेनी है, यानी जो वो बोलता जा रहा है वो लिखता जाएंगे, क्योंकि उसकी अपील होनी है ना। अगर अपील नहीं होनी फिर तो और बात हो जाती है। अगर अपीलेबल जजमेंट आनी है तो फिर लाजमी है कि उसको इन राइटिंग उसकी विटनेस की सारी एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, ये बताया गया इसमें। In cases in which an appeal is allowed, the evidence of each witness shall be taken down in writing in the language of the court. जो कोर्ट की लैंग्वेज है उसमें उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। by or in the presence and under the personal
direction and superintendence of the judge, not ordinarily in the form of question and answer. ये जज की मौजूदगी में लिखी जाएगी। एक बात और, ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में नहीं लिखा जाता कि जी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है या चीफ हो रहा है, उसमें वकील साहब जो सवाल पूछ रहे हैं वो भी लिखा जाना है, जो जवाब पूछ रहे हैं वो भी लिखा जाना है। ऐसे नहीं होता, वो एक नैरेटिव में उसको लिखा जाता है, चाहे क्रॉस एग्जामिनेशन ही हो। जो क्वेश्चन वकील पूछ रहा है वो नहीं लिखे जाते अनटिल अनलेस उस क्वेश्चन पे कोई ऑब्जेक्शन करे दूसरा वकील, या जज साहब को लगता हो कि ये क्वेश्चन भी लिखा जाना ज़रूरी है, तो उस सूरत में वो क्वेश्चन वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा जाता है। अदरवाइज एज ए नैरेटिव ये पूरे एक बयान की सूरत में ही लिखी जाती है गवाही को। ठीक है। नॉट ऑर्डिनरीली इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर बट इन दैट ऑफ ए नैरेटिव, एक नैरेटिव की तरह लिखी जाएगी। एंड व्हेन completed shall be read over in the presence of the judge and of the witness, and the judge shall if necessary correct the same and shall sign it। तो गवाह की गवाही पूरी हुई, फिर उसको सुनाई भी जाएगी कि भाई आपने ये कुछ कहा है, हमने ये कुछ लिखा। उसने अगर कहा कि जी ठीक है तो उस पर साइन वगैरह भी होंगे जज के। ठीक है। 6 when deposition to be interpreted, अगर ज़रूरत हो तो उसको इंटरप्रेट भी किया जाएगा। with the evidence taken down in a language different from that in which it is given। को बंदा आया है, वो उसको पश्तो आती है फॉर एग्जांपल, या सिंधी आती है, उसको उर्दू नहीं आती, तो वो क्या करेगा? फिर उसमें इंटरप्रिटेशन की अगर ज़रूरत होगी तो वो भी होगा। डिफरेंट वो कोर्ट की लैंग्वेज अगर हमारे पंजाब में उर्दू है, यहाँ पे कोई बंदा है उसको उर्दू नहीं आती, तो फिर क्या करेंगे? वो तो अपनी लैंग्वेज में ही गवाही देगा। एंड द विटनेस डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन विच इट इज़ टेकन डाउन, उसको नहीं पता। द एविडेंस एज टेकन डाउन इन राइटिंग शैल बी इंटरप्रेटेड टू हिम इन द लैंग्वेज इन विच इट इज़ गिवन। तो उसको उसकी ज़ुबान में ही बताया जाएगा कि भाई आपने ये गवाही दी है, इंटरप्रेट उसको किया जाएगा। एविडेंस वाइडर सेक्शन, evidence taken down under section 138 shall be in the form prescribed by rule 5 and shall be read over and signed and as occasion may require interpreter। अब ये वो सारी बातें इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 8 memorandum when evidence not taken down by judge, अगर जज ने खुद नहीं ली, where the evidence is not taken down in writing by the judge, in writing जज साहब उसको खुद नहीं लिख रहे, उन्होंने किसी पर्सन को अपॉइंट किया, कमीशन के थ्रू भी होती है ना, नॉर्मली वकीलों को अपॉइंट कर दिया जाता है कमीशन के तौर पे, वो बैठ के लिख रहे होते हैं, या किसी रीडर को कह दिया है या किसी स्टेनोग्राफर को कह दिया है। जज साहब खुद नहीं लिख रहे, जो एविडेंस दे रहा है कोई विटनेस, वो कोई दूसरा पर्सन जिसको ऑथराइज किया गया वो ले रहा है। वेयर द एविडेंस इज़ नॉट टेकन डाउन इन राइटिंग बाय द जज ही शैल बी बाउंड, वो बाउंड होगा एज एग्जामिनेशन ऑफ ईच विटनेस प्रोसीज to make memorandum of the substance of what each witness deposes, and such memorandum shall be written and signed by the judge and shall form part of the record। oh sorry, ये इसमें ये नहीं था, ये इसमें और बात थी, मैं और तरफ चला गया। रूल 8 में डिफरेंट बात है। where the evidence is not taken down in writing by the judge he shall be bound as examination of each witness proceeds to make a memorandum of the substance of what each witness deposes, and such memorandum shall be written and signed by the judge and shall form part of the record। वो ये कह रहे हैं कि अगर जज ने जो गवाही दे रहा है उसको रिटन फॉर्म में नहीं रिकॉर्ड किया जा रहा, तो इस सूरत में हर गवाह की गवाही का एक मेमोरेंडम सा जज साहब बनाएंगे और उस पर साइन भी अपने करेंगे। ये कहा गया है इसमें कि अगर रिकॉर्ड उसको इन राइटिंग नहीं किया जा रहा तो फिर इस सूरत में जज एक मेमोरेंडम लिखेगा, उसका ब्रीफ सा लिख देगा कि उसने क्या गवाही दी है और उस पर अपने साइन कर देगा। 9 व्हेन द एविडेंस में बी टेकन इन इंग्लिश, अब इंग्लिश में क्या ली जा सकती है? वेयर इंग्लिश इज़ नॉट द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, but all parties to the suit who appear in person and the pleaders of such as appear by the pleader do not object have such evidence as is given in English taken down in English
द जज में ऑल्सो सो टेक डाउन, अगर जो गवाह आ रहे हैं, पार्टीज आ रही हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो फिर उसको इंग्लिश में भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसमें इतनी सी बात है। एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आंसर मे बी टेकन डाउन, अब ये वही बात आ गई। द कोर्ट में ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी और हिज प्लीडर टेकन डाउन take down any particular question and answer or any objection to the any question if there appears to be any special reasons for so doing। sometimes ऐसे होता है जब ये गवाहियाँ होती हैं ना, किसी वकील ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, दूसरी पार्टी उस पर ऑब्जेक्ट कर देती है कि जी आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ये इररेलेवेंट है, स्कैंडुलेंस है, वट एवर रीज़न। इस सिचुएशन में जज साहब उस क्वेश्चन को अगर अलाउ कर रहे हैं कि हाँ जी आप ये सवाल पूछो, ये रेलेवेंट है, तो वो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, फिर उसका जवाब भी लिख सकते हैं। अच्छा, आप ये ऑब्जेक्शन आप एप्लीकेशन के थ्रू भी दे सकते हो। आप गवाही चल रही है, उसमें बहस, वो जो क्वेश्चंस हो रहे हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, वकील नॉर्मली आपस में उलझ भी पड़ते हैं, वहाँ पे ऑब्जेक्शन हो गया किसी क्वेश्चन पे, जज साहब उस सूरत में कोई भी पार्टी दोनों में से वो उस पर इन राइटिंग एप्लीकेशन भी दे सकते हैं कि इस क्वेश्चन को जी हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इसको लिखा जाए, या इस क्वेश्चन को ना लिखा जाए, तो कोर्ट उस एप्लीकेशन पे भी फैसला करती है। अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड करती है। ऐसी कोई सिचुएशन हो तो फिर उस क्वेश्चन को अगर अलाउ किया जा रहा है तो वो क्वेश्चन भी लिखा जाता है और उसका आंसर भी। नॉर्मल प्रैक्टिस में तो हमने पहले पढ़ के आए कि क्वेश्चन नहीं लिखे जाते, सिर्फ आंसर्स लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्शन वगैरह हो जाए इस किस्म की तो क्वेश्चन भी लिखा जाता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टेड टू एंड अलाउड बाई कोर्ट। When any question put to a witness is objected to by a party or his pleader, किसी पार्टी ने या उसके वकील साहब ने ऑब्जेक्ट कर दिया, वही बात जो मैं पहले करके आया हूँ, एंड द कोर्ट अलाउज द सेम टू बी पुट, लेकिन कोर्ट कह रही है नहीं आप पूछें, ये रेलिवेंट क्वेश्चन है, द जज शैल टेक डाउन द क्वेश्चन, द आंसर, द ऑब्जेक्शन एंड द नेम ऑफ द पर्सन मेकिंग इट टुगेदर विद द डिसीजन ऑफ द कोर्ट देयर ऑफ। ऑब्जेक्शन हो गया ना, तो कोर्ट ने अगर अलाउ कर दिया तो उसने क्वेश्चन को भी लिखना है, आंसर को भी लिखना है, ऑब्जेक्शन भी लिखनी है, किसकी तरफ से रेज की गई, ये सारी बातें जज साहब लिखेंगे, फिर ज़रूरी हो गया। ठीक है। रिमार्क्स ऑन डेमिनर ऑफ द विटनेस, जो विटनेस आ रहा होता है ना, जो गवाही दे रहा होता है, जज साहब उसका नोट भी कर रहे होते हैं कि वो किस तरह गवाही दे रहा है, क्या ये सच्चा है, झूठा है, ये सारी बातें भी नोट हो रही होती हैं। हमें नहीं पता होता, लेकिन जज साहब कर रहे होते हैं। जिन्होंने फैसला देना होता है ना, वो विटनेसेस को बड़ा गौर से देखते हैं। जो सच्चा बंदा होता है उसके कंडक्ट ही डिफरेंट किस्म का होता है। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है, द कोर्ट में रिकॉर्ड सच रिमार्क्स एज इट थिंक्स मटीरियल रिस्पेक्टिंग द डेमिनर ऑफ एनी विटनेस वाइल अंडर एग्जामिनेशन। तो जज साहब कोई विटनेस का वो किस किस्म का उसका रवैया था क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, उनको क्या वो सच्चा लग रहा है, झूठा लग रहा है, क्या वो जवाब थी, तो उसके रवैये से रिलेटेड भी रिकॉर्ड पे कोई बात जज साहब ला सकते हैं किसी विटनेस से रिलेटेड। 13 मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस इन अनअपीलेबल केसेस। पहले जो अपीलेबल थे उनमें तो रिकॉर्ड होनी ही होनी है, जो अपीलेबल नहीं है अब उनमें क्या होगा, उनमें ज़रूरत नहीं है कि वो जज साहब पूरी एविडेंस उसकी हर विटनेस की रिकॉर्ड करें। In cases in which appeal is not allowed, it shall not be necessary to take down the evidence of the witness in writing at length। ज़रूरी नहीं है कि लंबी लंबी वो जो पूछी जा रहे हैं, जो वो जवाब देता जा रहा है, सब कुछ ही लिखा जाए। अदरवाइज अगर अपीलेबल ऑर्डर होगा तो एक एक उसका जवाब, हर एक बात लिखी जाती है। यहाँ पे कह रहे हो ज़रूरी नहीं है। बट द जज as the examination of each witness proceeds shall make a memorandum of the substance of what he deposes, and such memorandum shall be written एंड साइंड बाय द जज। तो इस सूरत में जज साहब पूरी लंबी चौड़ी उसकी गवाही नहीं लिखेंगे, उसका एक मेमोरेंडम, उसका एक खुलासा सा लिख के हर गवाह का जो उसने बेसिकली क्या कहा है और उसके नीचे अपना साइन वगैरह कर देगा, ये ज़रूरी हो जाएगा। जज अनेबल टू मेक सच मेमोरेंडम टू रिकॉर्ड रीजंस ऑफ हिज इनएबिलिटी, वेयर ए जज इज अनेबल टू मेक अ मेमोरेंडम एज रिक्वायर्ड बाय दिस ऑर्डर, ही शैल कॉज द रीजंस ऑफ सच इनएबिलिटी टू बी रिकॉर्डेड। तो अगर वो नहीं है इस किस्म का मेमोरेंडम रिकॉर्ड कर रहा तो फिर उसको रीजंस लिखनी पड़ेंगी। एंड शैल कॉज द मेमोरेंडम टू बी मेड इन राइटिंग फ्रॉम हिज डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट। तो फिर वो किसी दूसरे से कहेगा कि भाई आप मेरी जगह पे ये मेमोरेंडम इसका तैयार करो ओपन कोर्ट में। एवरी मेमोरेंडम सो मेड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, यानी वो फाइल का हिस्सा बन जाएगा, उस केस का रिकॉर्ड में आ जाएगा ये मेमोरेंडम भी।
15, अच्छा 15 क्या कह रहा है, पावर टू डील विद एविडेंस टेकन बिफोर एंड अनदर जज। अगर किसी दूसरे, ये समटाइम जजेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं या जज साहब की खुदा ना खास्ता डेथ हो जाए, किसी दूसरे जज ने अगर के पास केस चला गया तो वो क्या करेगा, इसमें ये बताया गया वेर ए जज इज़ प्रिवेंटेड बाई डेथ, ट्रांसफ़र और अदर कॉज फ्रॉम कंक्लूडिंग द ट्रायल ऑफ ए सूट। वो जैसा बीच में ही थे, उनकी डेथ हो गई या वो ट्रांसफ़र हो गए या किसी भी वजह से वो इस केस का जो ट्रायल चल रहा है उसको कंक्लूड नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या होगा, हिज सक्सेसर जो उनकी जगह आया जिसने उनको रिप्लेस किया, मे डील विद एनी एविडेंस ऑफ मेमोरेंडम टेकन डाउन एंड मेड अंडर द फोरगोइंग रूल्स एज इफ सच एविडेंस और मेमोरेंडम हैड बीन टेकन डाउन और मेड बाय हिम और अंडर हिज डिक्टेशन। वो कह रहे हैं कि वो वहीं से प्रोसीड करेगा जैसे वो इस सूट को लेके चल रहा है, जैसे उसके प्रीडिसेसर ने छोड़ा था वो वहीं से उसको उसी तरह चला देगा। Sub rule 2, the provisions of sub rule 1 so far as are applicable be deemed to apply evidence taken in the suit transfer। जो सूट ट्रांसफ़र होते हैं ना उसमें भी यही सारा कुछ अप्लाई होता है। 16, पावर टू एग्जामिन विटनेस इमीडिएटली। अब ये मौके पे भी जज साहब किसी विटनेस को एग्जामिन कर सकते हैं। सब सेक्शन 1, वेयर अ विटनेस इज़ अगर कोई वो पाकिस्तान से कोर्ट से बाहर जा रहा हो, वेयर अ विटनेस इज़ अबाउट टू लीव द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा है, और अदर सफिशेंट कॉज इज शोन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट वाई हिज एविडेंस शुड बी टेकन इमीडिएटली। वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, कोई भी ऐसी वजह है कि जिस वजह से ये लगता है कि पार्टियों को कि इस विटनेस की एविडेंस फौरी करवा ली जाए, इसके बाहर के मुल्क जॉब लग गई है, ये तो चला जाना है, इसकी फौरी एविडेंस ले लें आप। तो इस सूरत में द कोर्ट में अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी ऑफ द विटनेस एट एनी टाइम, यहाँ पे अगर कोर्ट को किसी पार्टी ने ये एप्लीकेशन दे दिया तो उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट टेक द एविडेंस ऑफ सच विटनेस इन मैनर हेयर एंड बिफोर प्रोवाइडेड। तो अगर जब कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर एक विटनेस जा रहा है तो हम कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकते हैं, चाहे कोई भी स्टेज है, कि जी इसकी एविडेंस रिकॉर्ड कर लें, बाद में इसने चले जाना, अवेलेबल नहीं होगा तो कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को अलाउ करके उसकी फौरी एविडेंस भी ले सकती है। कौन सच एविडेंस, where such evidence is not taken forthwith and in the presence of the parties, such notice as the court thinks sufficient on the day fixed for the examination shall be given to the party। अगर फौरी कोर्ट ने नहीं भी लेनी तो कोर्ट फिर एक डे नोटिस दे देगी कि इस दिन को आ जाना, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, उस दिन हम ले लेंगे, तो ये नोटिस दे देंगे। 3, the evidence so taken shall be read over to the witness and if he admits to be correct shall be signed by the judge, shall necessarily correct him। हर एविडेंस जब जज ने रिकॉर्ड करनी है ना, यहाँ पे भी यही बात कर रहे हैं, तो वो उसको पढ़ के सुनाई जाती है। अगर वो कहता है इसमें ये गलती है, अगर वो करेक्ट करने वाली उसको करेक्ट किया जाता है, फिर उसको साइन किया जाता है। इसमें भी यही बात है। 17, कोर्ट में रिकॉल एंड एग्जामिन एनी विटनेस। अब जो विटनेस जिसकी पहले गवाही हो चुकी है, कोर्ट उसको रिकॉल कर सकती है, दोबारा जो हमने आपसे दोबारा एग्जामिन करना है। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट रिकॉल एनी विटनेस हु हैज़ बिन एग्जामिन and may subject to any law of evidence for the time being in the suit put such questions to him as the court thinks fit। तो किसी भी गवाह को कोर्ट किसी भी वक्त दोबारा भी बुला सकती है और उससे सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस जो QSO में बताई गई हैं उसके अंदर रहते हुए किसी विटनेस से कोर्ट कोई भी क्वेश्चन जैसा कर सकते हैं। सिंपल। Power of court to inspect। 18, the court may at any stage of the suit inspect any property or thing concerning which any question may arise। तो कोर्ट जज साहब किसी भी स्टेज पे किसी भी प्रॉपर्टी को जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को इंस्पेक्ट कर सकते हैं जिससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है कि क्वेश्चन अराइज हुआ है। हमारा ये ऑर्डर भी ख़त्म हो गया, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। 3 ऑर्डर हम